नमस्ते दोस्तों, मैं बिरजू गुप्ता एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ भौतिक शास्त्र की यूनिट फर्स्ट का चैप्टर विद्युत धारिता। आप आज का टॉपिक चालू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो फिजिक्स के और अन्य विषयों के मिलते रहें। यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ कि अब मैं करियर मार्गदर्शन के लिए भी वीडियो बनाने वाला हूँ और जल्द 12th के बाद आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है, आपके लिए क्या क्या करियर बनाने के ऑप्शंस होते हैं और उनके लिए कहाँ एग्ज़ाम, कैसे एग्ज़ाम होती है और उसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इस पर विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ। 12th के बाद क्या कर सकते हैं, 10th के बाद आप करियर के लिए क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर भी मैं एक गहरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मैं बात करता हूँ आज के टॉपिक की, विद्युत धारिता। धारिता का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने की क्षमता, अर्थात कोई चीज किसी चीज के अंदर कितनी मात्रा में आ सकती है वो उसकी धारिता कहलाती है। मान लीजिए हमारे पास बाल्टी है जिसपे 6 लीटर दूध आ सकता है, तो उस बाल्टी की धारिता 6 लीटर कहलाएगी। पर बात करते हैं विद्युत धारिता की, तो विद्युत धारिता से हम क्या समझें। तो जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसमें कितनी मात्रा में आवेश जा सकते हैं, वो कितना आवेश को धारण कर सकता है, तो आवेश को धारण करना ही यहाँ पर विद्युत धारिता होगी। अब मेजरमेंट कैसे करें, क्योंकि आवेश तो दिखाई देते नहीं हमको, तो आवेश कितना किसी चालक के अंदर रह सकता है, जा सकता है, दिया जा सकता है, उसकी धारण करने की विद्युत धारिता कितनी होगी, हम इस टॉपिक पर अब चर्चा कर लें। तो आपने देखा होगा कि यदि हम किसी बर्तन में पानी डालते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए एक बर्तन आपके सामने मैं बना रहा हूं, तो जैसे जैसे मैं इस बर्तन में पानी डालता जाऊंगा इसका लेवल ऊपर उठता जा रहा है। देख रहा होगा पानी में अंदर डाल रहा हूं तो इसका स्तर भी ऊपर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अर्थात पानी डालने से उसकी हाइट, स्तर, ऊंचाई बढ़ती है। इसी प्रकार जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं, ये चालक, इसको हम आवेश देते गए, माइनस आवेश इलेक्ट्रॉन देते गए, तो इसके विभव में वृद्धि होती है। जिस प्रकार बर्तन में पानी डालने से उस पानी की ऊंचाई बढ़ती जाती है, इसी प्रकार जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो वह आवेश देने से उस चालक के विभव में भी वृद्धि होती जाती है। किसी चालक पर आप जितना ज्यादा आवेश देंगे उसके विभव में उतनी वृद्धि होती है, अर्थात दिया गया आवेश उस चालक की विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि मैंने किसी चालक को सपोज कीजिए Q आवेश दे दिया है, माना किसी चालक को कितना आवेश दिया, Q, और Q आवेश देने से उसका विभव बढ़ा। जैसे पानी में ऊंचाई बढ़ रही थी, यहाँ पर कौन बढ़ रहा है, विभव। तो हमने कहा कि आवेश जो होता है विभव वृद्धि की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। तो हमने कितना आवेश यहाँ पर दिया, Q, उसकी विभव में वृद्धि कितनी है, V। तो जो Q होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या समानुपाती होता है किसके, V के। अब जब हम समानुपाती का साइन हटाएंगे तो साइन हटाने पर क्या होगा कि एक कांस्टेंट अनुपातिक नियतांक लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो अनुपातिक नियतांक आपने लगाया है वो आप देख सकते हो कि Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV। तो अनुपातिक नियतांक यहाँ पर कौन हुआ, C है। जो C होता है यह एक अनुपातिक नियतांक है। इस C को ही उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं जिसको आपने Q आवेश दिया है। अर्थात C क्या एक अनुपातिक नियतांक है जिसे उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। C को ही हम विद्युत धारिता कहेंगे, ध्यान रख लीजिए। C, हमारा ये टॉपिक C पर कॉन्सेंट्रेट रहेगा पूरी तरह। अगर मान लीजिए मैंने किसी चालक पर कुछ आवेश दिया, Q आवेश दिया, और उसके विभव में V इक्वल टू 1 वोल्ट की वृद्धि हो गई, तो हम परिभाषा यहां से चालक की धारिता की निकाल सकते हैं कि यदि V का मान 1 हो जाए तो क्या होगा। आप ऊपर सूत्र देख लीजिए कि V का मान यदि आपने 1 कर दिया तो वहां पर क्या होगा, V यहां पर 1 पुट करेंगे आप लोग, तो Q इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, आप देख लीजिए, C के, या C इक्वल टू किसके हो जाएगा, Q के। अर्थात किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर देता है। एक बार फिर परिभाषा सुन लीजिए कि किसी चालक की विद्युत धारिता आंकिक रूप से आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे, क्योंकि जब V का मान 1 होता है तभी C किसके इक्वल टू होता है, Q के।
तो किसी चालक की विद्युत धारिता अंकिक रूप से उस विभव के बराबर होती है, उस आवेश की मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक 1 वोल्ट की या एकांक वृद्धि कर देता है। यदि हम यहाँ से फार्मूले से, ऊपर वाले फार्मूले से C की वैल्यू निकालें, Q इक्वल टू CV से अगर हम किसकी वैल्यू निकालें, ये Q इक्वल टू CV है, तो C की वैल्यू निकालें तो C इक्वल टू हो जाएगा Q बाय V। यहां से भी विद्युत धारिता की परिभाषा निकाल सकते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात, बटे इसलिए अनुपात को ही उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। तो हमारे पास एक और परिभाषा हुई कि किसी चालक को दिया गया आवेश और उस आवेश के कारण उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि विद्युत धारिता बराबर हो गया C इक्वल टू Q बाय V। अब विद्युत धारिता की परिभाषा 2 हो गई। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। किसी चालक की विद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश की मात्रा और उस आवेश की मात्रा के कारण उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। विद्युत धारिता को मापने के लिए जो मात्रक बनाया गया है वो फेरड है, एसआई पद्धति में। अब ये फेरड किसके अनुपात, ये कहां से डिफाइन किया गया, तो आपको पता होगा C इक्वल टू Q बाई V है। यदि Q की बात करें तो उसको कायम नापते हैं कूलाम में, और V की बात करें तो उसको कायम नापते हैं वोल्ट में। यदि किसी चालक को 1 कूलाम वोल्ट आवेश दूं मैं और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो हम कहेंगे उस चालक की विद्युत धारिता 1 फेरड है। एक बार फिर समझ लीजिए, यदि मैं किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दूं और उस 1 कूलाम आवेश देने के कारण उसके विभव में कितनी वृद्धि हो गई, 1 वोल्ट की, तो उस चालक की विद्युत धारिता 1 फेरड कहलाएगी। तो 1 फेरड बराबर, आपको क्लियर कर दूं, 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट होता है। इसी चालक की विद्युत धारिता नापी जाती है काय में, फेरड में, और उस फेरड की परिभाषा है यदि किसी चालक को हम 1 कूलाम आवेश दें और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसकी विद्युत धारिता 1 फेरड कही जाती है। जो फेरड होता है वास्तव में बहुत बड़ा मात्रक है। इसका उपयोग हम जनरल रूप में सामान्य कामकाजों में नहीं ले सकते, सामान्य प्रयोगात्मक कार्यों में नहीं ले सकते हैं। इसके छोटे मात्रक हमारे दैनिक जिंदगी के कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, और वो जो छोटे मात्रक होते हैं उनमें सबसे छोटा भी 1 बाय 1 बात करते चले तो इस फेरड से छोटा होता है मिली फेरड। यह 1 फेरड का 1000वां भाग होता है। तो 1 मिली फेरड कितने फेरड के बराबर होता है, 10 टू दी पावर -3 फेरड। इसी प्रकार अगर हम दूसरी बात करें छोटे और मात्रकों की, तो और छोटे मात्रक भी हमारे पास है, माइक्रो फेरड, नैनो फेरड, पिको फेरड। 1 माइक्रो फेरड 10 टू दी पावर -6 फेरड के बराबर होता है। 1 नैनो फेरड 10 टू दी पावर -9 फेरड। 1 पिको फेरड 10 टू दी पावर -12 के बराबर होता है। ये कहते हैं हम विद्युत धारिता के विमीय सूत्र की। आपको पता ही है कि विद्युत धारिता का जो सूत्र आया था C इक्वल टू Q बाय V आया था, जहाँ Q आवेश था और V विभव था, किंतु V इक्वल टू क्या होता है, W बाय Q। तो ये जो V की वैल्यू है, हम ये V की वैल्यू उठाकर इस V की जगह पुट कर दें, तो अगर V की वैल्यू पुट करते हैं तो C इक्वल टू हो जाएगा Q बाय W बाय Q। जब उलट गुणित होगा तो ये Q में Q का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उस कंडीशन में C इक्वल टू होगा Q का स्क्वायर बाय W। अर्थात यदि मेरे को विद्युत धारिता C का विमीय सूत्र निकालना है तो पहले आवेश का विमीय सूत्र यहाँ पर रखना पड़ेगा और W का यहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर आप देखें कि आवेश का मात्रक क्या है, तो आवेश का मात्रक आपको कूलाम पता है, लेकिन आवेश का विमीय सूत्र क्या है वो देख लेते हैं हम लोग जरा फटाफट। आवेश का विमीय सूत्र कैसे आया, तो Q इक्वल टू, अगर हम Q की वैल्यू देखें तो Q इक्वल टू होता है IT।
अब I को विवी सूत्र में संकेत A होता है और स्मॉल t जो समय है उसका विवी सूत्र में संकेत T होता है। तो Q के विवी सूत्र की बात करें तो AT आएगा और चूँकि इसका स्क्वायर है यहाँ पर तो इसका भी क्या लग जाएगा, आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो Q स्क्वायर का विवी सूत्र होता है AT का स्क्वायर अर्थात A का स्क्वायर और T का स्क्वायर। ये यहाँ पर आपकी PDF जो चल रही साथ में लिखा हुआ है कि यह किसकी जगह आया है, तो Q स्क्वायर की जगह AT का वर्ग आ गया। यदि अब हम बात करें W की, W कार्य है, W हमारा कार्य है और कार्य का जो विमी सूत्र है वो आपको पता होगा। W का जो विमी सूत्र है वो होता है ml की घात 2 और t की घात -2। तो अब विद्युत धारिता C के लिए दो मात्रक हमारे पास चाहिए थे, पहले Q स्क्वायर का तो वो AT हो गया, उसका स्क्वायर लगाना पड़ेगा, आपको अच्छी तरह पता है, अपॉन m l की पावर 2 और t की पावर -2। अब ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, अगर देखा जाए तो लास्ट जो रिजल्ट आ रहा है उसमें m की पावर, नीचे m था, ऊपर से नीचे से ऊपर गया तो m की पावर -1, l की पावर 2 हर में है, ऊपर जाने पर -2, t की पावर ऊपर 2 है प्लस का, नीचे -2 है, ये -2 पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो t की पावर कितनी हो जाएगी 4 और लास्ट बचा आपका a की पावर कितनी है 2, तो a की पावर 2। कुल मिला के में सूत्र हो गया m की घात -1 l की घात -2 t की पावर 4 a का स्क्वायर। ये भी सूत्र पूछा जाता है अक्सर 1 नंबर के मार्क्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खालिस्तान में, जोड़ी में, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और एक बार विशेष बता दूं कि Q जो आवेश का विमी सूत्र है वो आपके माइंड में अच्छी तरह होना चाहिए कि Q मतलब आवेश का जो विमी सूत्र होता है वो AT होता है, ये बच्चे भूल जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक चालू हो रहा है कि गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। कोई गोलीय चालक है जैसे बॉल है, इस पर आवेश कितना दिया जा सकता है, इसकी धारिता कितनी होती है, इसका सूत्र क्या होगा। तो एक विलगित गोलीय चालक आपके सामने मैंने बना रखा है। विलगित मतलब जिसका बाहरी निकाय से संपर्क नहीं है, बाहरी किसी चीज़ों से उसका संपर्क नहीं है, ऐसे निकाय को विलगित निकाय कहते हैं। तो एक विलगित गोलीय चालक आपके पास है, इसकी अगर त्रिज्या की बात करूँ तो इसकी त्रिज्या जो है वो r है। इसको हमने, इसका केंद्र O मान लिया, इसको हमने आवेशित करा, इसको आसपास आवेश दिया। कितना आवेश दिया, धन Q आवेश दिया, ये धन Q आवेश दे दिया। अब चूंकि ये आवेश पूरे गोलीय पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, ये विशेषता होती है किसी चालक की कि अगर उस पर आवेश देते हैं तो उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अब जब इसमें विद्युत बल रेखाएं देखेंगे तो ये इस पृष्ठ के लंबवत निकलेगी, ऐसी सब लंबवत निकलेगी बाहर की ओर। और अगर इसको पीछे भिड़ाए तो सबका सब ऐसा लगेगा कि केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी। कहाँ से आ रहे हैं, केंद्र से। तो हमारे पास एक गोलीय चालक है, इस गोलीय चालक की त्रिज्या r है और उसका केंद्र आप देख लीजिए, केंद्र क्या है, O है। इसको मैंने आवेश दिया, कितना आवेश दिया, धन Q, जो उस गोले पर समान रूप से वितरित हो गया। इसलिए आपका एक गोलीय चालक का जो पृष्ठ है वो एक समविभव पृष्ठ बन जाएगा। इस समविभव पृष्ठ होने के कारण इस पर बल रेखाएं हमेशा कैसी निकलेगी, अभिलंबवत बाहर की ओर निकलेगी। ध्यान रखना, अभिलंबवत कहाँ निकलेगी, बाहर की ओर से। और सबको मिलाने पर कहाँ प्रतीत होगी, उसके केंद्र पर। अर्थात ऐसा माना जा सकता है कि जो आपने आवेश उसके पृष्ठ पर दिया है वह उसके केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है, क्योंकि बल रेखा विलंबवत निकलकर कहाँ मिल रही, सबके सब केंद्र पर। तो यह जो Q आवेश आपने दिया, ऐसा मान सकते हैं कि उसके केंद्र पर है। तो केंद्र पर O पर आवेश कितना हो गया, Q, और उस केंद्र से उसके पृष्ठ की दूरी कितनी है, R। तो अब उस केंद्र पर Q आवेश और पृष्ठ की त्रिज्या दूरी R है,
तो उस पृष्ठ पर विभव कितना होगा? तो उस पृष्ठ पर विभव का सूत्र हम पहले ला चुके हैं। उस पृष्ठ का विभव होगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, जहाँ K जो है जिस माध्यम में रखा गया उसका परावैद्युतांक है। ये आ गया उसके पृष्ठ पर विभव। किसके? गोलीय चालक आपने जो लिया है उसके पृष्ठ पर ये आपका विभव आ चुका है। किंतु आपने पढ़ा है कि विद्युत धारिता का सूत्र C बराबर Q/V होता है। अगर ये V की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जाए, ये जो V आपने निकाला है इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, तो C इक्वल टू हो जाएगा Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाय R। यहाँ Q से Q कैंसिल हो जाएगा और जो नीचे डिनोमिनेटर हर का बट्टे में है उसका वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो आंसर आया C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R, और विद्युत धारिता का मात्रक फेरड है। यही किसी भी गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक है। स्पष्ट है कि यदि R ज़्यादा रखी जाएगी तो चालक की धारिता ज़्यादा होगी, R कम रखी जाएगी तो गोलीय चालक की धारिता भी कम होगी। साथ ही K पर भी डिपेंड करती है गोलीय चालक की धारिता। अब हमारा अगला क्वेश्चन छोटा सा एक न्यूमेरिकल से है, संख्यात्मक प्रश्न है। इसको भी देख लीजिए। यदि किसी गोलीय चालक की त्रिज्या 10,000 किलोमीटर है तो उसकी धारिता याद करना है। तो इस छोटे से सूत्र में अगर हम मान रख दें, किसका किसका रखना पड़ेगा? R मतलब त्रिज्या का। अब ये वायु निर्वात में रखा होगा तो K हट जाएगा, K की वैल्यू हमको नहीं दी है इसने। इस प्रकार हम देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स आपको दे रखा है। अब हम उसको करके देखते हैं। तो यहाँ सूत्र में यहाँ पे इस्तेमाल क्या करा? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 R। R कितनी त्रिज्या है? 10,000 किलोमीटर। उसको हमने मीटर में कन्वर्ट करा तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दिया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 1/9 इंटू 10⁻⁹, और साथ में K इसलिए नहीं रखा कि वायु या निर्वात लिखा है, वहाँ पर K की वैल्यू कितनी होती है? 1, और यहाँ पर हमको R दे रखी है ये। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर हमारे पास C की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻³ फेरेड आ गई। यह गोली चालक की जिसकी त्रिज्या 10,000 किलोमीटर है उसकी धारिता का सूत्र आ गया है, उसका आंसर आ गया है। अगला टॉपिक हमारा है संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत दीजिए। संधारित्र आपने देखा होगा पंखे के ऊपर एक छोटा सा कंडेंसर लगा आता है, वही संधारित्र है। नीचे मैं आपको कुछ डायग्राम बता दूं कि ये संधारित्र के एग्जाम्पल्स हैं। यह सब कैपेसिटर है आपके सामने, जो आपने एलसीडी में, मोबाइल में या आपके रेडियो में, टेप रिकॉर्डर में, इनमें बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे आते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों में भी कैपेसिटर लगे आते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं संधारित्र किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे कि संधारित्र के लिए आपका क्या सिद्धांत है वो देख लेते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें हम किसी चालक के आकार में परिवर्तन नहीं करते हैं, आयतन में भी परिवर्तन नहीं करते हैं, किंतु उसकी धारिता को बिना आकार या आयतन में परिवर्तन किए हुए हम बढ़ा सकते हैं। ऐसी युक्ति को हमने कहा संधारित्र। तो संधारित्र वह युक्ति है जो किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन करते हुए उसकी धारिता को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। अगर इसको सिद्धांत को समझना है तो हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने सिद्धांत में ही करेंगे कि मेरे पास एक प्लेट ए है, दिख रही होगी आपके पास प्लेट ए। कहाँ पर है? देखिए ध्यान से, ये प्लेट ए है। इसको मैंने कुछ आवेश दिए, धन आवेश दिए, दिख लिया आपको। अब थोड़ी देर बाद इस पर आवेश लेने की जो क्षमता है ख़त्म हो गई, कैपेसिटी ख़त्म हो गई, अर्थात इसकी धारिता क्या हो गई है? समाप्त हो गई। किंतु अगर मैं इसमें समाप्त होने के बाद भी आसपास कुछ परिवर्तन करूँ, उस चालक प्लेट के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं, उसके आयतन आकार में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन उसके आसपास जो चीज़ें उनमें परिवर्तन करूं, तो हम उसकी धारिता को और अधिक बढ़ा सकते हैं, अर्थात उसमें और आवेश दे सकते हैं। अब वो कैसे? तो ये समझने के लिए आपको एक याद रखना है कि धारिता का सूत्र होता है C = Q/V। यदि आप V का मान कम करते गए तो C का मान क्या होता जाएगा? बड़ा। तो हम V को कम करेंगे, आसपास की चीज़ों को बदल बदल कर V की वैल्यू कम करेंगे, जिससे C की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसके लिए क्या किया? प्लेट A के पास मैं एक दूसरी प्लेट लेके आ गया, उस प्लेट का नाम है B। जैसे ही मैं A के पास प्लेट B को लाया, चित्र B देखिए ये वाला, तो इस A के धन आवेश के कारण
बी में प्रेरण की क्रिया होती। प्रेरण मतलब क्या, ये धन आवेश बी प्लेट के ऋण को अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो प्रेरण के द्वारा ये बी के ऋणवर्ती आवेशों को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। आकर्षित करने के कारण इस प्लेट के दूसरे वाले भाग पर उतने ही मात्रा में क्या पैदा हो जाते हैं, धन आवेश। ये धन आवेश है। ये दूसरी चालक प्लेट बी को जब हम ए के समीप लाते हैं तो प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर पास वाले भाग पर क्या आ गए, ऋण आवेश आ गए, और दूर वाले भाग पर क्या आ गए, धन आवेश। ये जो ऋण आवेश आपको दिखाई दे रहे हैं इधर, ये प्लेट ए के विभव को क्या करेंगे, कम करते हैं। किंतु जो दूसरे आवेश आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन से दिखाई दे रहे हैं, धन आवेश, यह प्लेट ए के विभव को बढ़ा रहे हैं। अब ये बताइए मेरे को आप कि कौन से आवेश पास है, ऋण की धन, तो ऋण आवेश पास है किसके, ए के। अतः जो पास रहेगा उसका ये प्रभाव भी ज़्यादा रहेगा। तो ए ज़्यादा पास होने के कारण ऋण का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, ए के ऋण का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, और धन आवेश दूर होने के कारण उसका प्रभाव कम रहेगा। तो ऋण आवेश क्या कर रहे हैं, ए के विभव को कम कर रहे हैं, बी क्या कर रहे हैं, विभव को, धन आवेश क्या करेंगे, विभव को बढ़ाएंगे। किंतु धन आवेश दूर होने के कारण ज़्यादा प्रभाव ऋण का रहेगा, अतः ए का विभव कम हो जाएगा इस प्लेट को पास में लाने के कारण। अतः विभव कम हुआ तो सूत्र C बराबर Q/V कहता है कि उस चालक की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हमारी दिक्कत यह है कि थोड़ा सा विभव हमने बढ़ा लिया। कैसे बढ़ाया, प्लेट बी को कहाँ ले आए, ए के पास ले आए। लेकिन क्या और भी विभव बढ़ाया जा सकता है, तो जवाब मिलेगा हाँ, और भी अभी बढ़ेगा। तो जैसे ही हम बी को पास लाते तो ए का विभव कम हुआ, धारिता बढ़ गई। किंतु यदि आप प्लेट बी, ये वाली प्लेट बी को यदि हम पृथ्वीकृत कर दें, ये तीसरा चित्र देखिए, इसको हमने जमीन से एक तार लेके अर्थिंग कर दिया, ग्राउंड। तो जो धन आवेश इधर देखिए, बी पर धन आवेश दिख रहा है आपको, क्या बी के धन आवेश जितने भी थे सब कहाँ चले गए, सब के सब जमीन के अंदर चले गए। यहाँ के धन आवेश गायब हो गए, दिख रहे होंगे आपको। तो ये धन आवेश कहाँ चले गए, जमीन में। तो जो विभव को बढ़ाने वाला कारक था वो पृथ्वी चला गया। अब बचे कौन से आवेश, ऋण आवेश, और ऋण आवेश तो विभव को घटा ही रहे थे। अब प्रश्न उठता है कि क्या इस प्लेट को जब हम पृथ्वी से जोड़ते हैं तो क्या कारण है कि धन आवेश जमीन में चले गए किंतु ऋण आवेश नहीं गए, क्योंकि उन ऋण आवेशों को आपके ये जो धन आवेश थे वो आकर्षित कर रहे थे, किंतु इधर जो धन आवेश थे उनको क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। प्रतिकर्षण के कारण ये कहाँ चले गए, सबके सब जमीन के अंदर चले गए। तो बी का विभव, बी के धन आवेश जाने के कारण ए का विभव और बढ़ जाएगा, और विभव बढ़ने के कारण ए का विभव कम हो जाएगा, और विभव कम होने के कारण धारिता और ज़्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब तीसरी बात, जैसे जैसे प्लेट बी को हम ए के पास लाएंगे तो विभव का मान तेजी से और घटता है और धारिता का मान और ज़्यादा बढ़ता जाता है। यदि इन दोनों के मध्य में मतलब यहाँ पर बीच में दोनों के पराविद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो हमारी धारिता के गुना बढ़ जाएगी। यही संधारित्र का सिद्धांत है। एक बार फिर देख लेते हैं हम लटापट कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन करे हुए उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए हमने एक छोटा सा सिद्धांत देखा कि हमारे पास एक ए प्लेट है जिस पर धन q आवेश दिया। यदि इस प्लेट ए के पास एक प्लेट बी लाते हैं तो प्रेरण से बी के पास वाले भाग में ऋण आवेश आ जाते हैं और दूर वाले भाग में धन आवेश आ जाते हैं। ऋण आवेश ए के विभव को कम करते हैं और धन आवेश बी के ए के विभव को बढ़ाते हैं। लेकिन ऋण आवेश पास में है तो परिणाम स्वरूप ए का विभव कम हो जाता है, धारिता बढ़ जाती है। यदि प्लेट बी को हम जमीन से संपर्कित कर दें तो धन आवेश जमीन में चले जाते हैं जिससे ए का विभव और कम हो जाएगा, विभव और बढ़ जाएगा। यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को कम करते जाएँ तो धारिता बड़ी तेज़ी से बढ़ती है, और यदि दोनों प्लेटों के मध्य के पराविद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो धारिता का मान और बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो समांतर प्लेट संधारित्र कैसा आता है। दो प्लेटें रहती हैं, ये सामने चित्र उसका आपके पास है, ये समांतर प्लेट संधारित्र का चित्र है। एक प्लेट x है, ये वाली प्लेट x और ये वाली प्लेट y है। दो प्लेटें अगर धातु की लें उनको एक दूसरे के समांतर रख दें, ये प्लेटें गोलाकार, आयताकार या अन्य किसी प्रकार की हो सकती है।
तो ये जो दो प्लेटें हैं जिसमें दूसरी वाली वाई प्लेट का संपर्क किससे कर रखा है, पृथ्वी से, ऐसे संधारित्र को हम समांतर पट्ट संधारित्र कहते हैं। इसका सिद्धांत देना है हमको, इसकी बनावट देना है और इसके लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो प्रश्न हमारा है समांतर प्लेट संधारित्र की रचना देते हुए उसकी धारिता का क्या दीजिए, व्यंजक स्थापित कीजिए। तो चलते हैं। यह संधारित्र दो समतल चादर प्लेटों की से बनी होती है, बता दिया मैंने आपको, जो एक दूसरे के समांतर अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होती है। दोनों प्लेटों के मध्य क्या भर दिया जाए, कोई पराविद्युत माध्यम जैसे मोम, अभ्रक, कागज आदि रख दिया जाए ताकि उसकी धारिता को और ज़्यादा बढ़ा सके हम लोग, इसलिए कोई पराविद्युत माध्यम रख देते हैं। अब हम इसका सिद्धांत धारिता का व्यंजक देख लें। चित्र में एक्स वाई दो धातु की प्लेटें हैं, एक एक्स है एक वाई है, आपको दिख रही होगी। तो ये जो प्लेट है ये एक्स है और ये जो प्लेट है ये वाई है, जो एक दूसरे के समांतर डी दूरी पर है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आप देख लीजिए कितनी है, डी है, ये डी दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, इस प्लेट का क्षेत्रफल भी ए है और इस प्लेट का क्षेत्रफल भी ए है। दोनों प्लेटों के मध्य के पराविद्युत कोई माध्यम रख दिया हमने। यदि दोनों प्लेटों को यदि पहली प्लेट को धन क्यू आवेश दिया जाए, इस प्लेट को, पहली प्लेट मतलब एक्स प्लेट को कितना आवेश दिया जाए, धन क्यू आवेश, तो प्रेरण की दो क्रिया के द्वारा प्लेट बी वाई पर ऋण क्यू आवेश आ जाएगा और इसके दूरवर्ती तल पर धन क्यू आवेश आएगा, किंतु वो धन क्यू जमीन में चला जाएगा क्योंकि हमने दूसरी प्लेट को क्या कर रखा है, पृथ्वीकृत कर रखा है, तो वो जमीन में चले जाते हैं। अतः अब हमारे पास सिर्फ प्लेट वाई पर ऋण क्यू आवेश बच जाते हैं। यदि प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, सिग्मा पता होगा आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाता है, और सिग्मा बराबर आपको पता हो तो क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू बाय ए। क्यू इस प्लेट पर कुल आवेश और ए इस पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल। तो सिग्मा को बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका सूत्र होता है सिग्मा बराबर क्यू बाय ए। ये बहुत बार यूज़ करेंगे हम लोग, आप ध्यान देना इसका। आगे बढ़े, इन आवेशों के कारण दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब हमने पढ़ रखा है कि E बराबर V बटे D होता है। कहाँ विभव प्रवणता पढ़ी थी मैंने आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या बताया था, संबंध, वहाँ से E बराबर V बटे D होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, A इंटू डी। यहाँ से E की वैल्यू यहाँ पर रख दें हम लोग, तो E की वैल्यू रखी सिग्मा D क्या एप्सिलॉन नॉट, पर सिग्मा की वैल्यू मैं आपको जस्ट बता चुका हूँ, सिग्मा बराबर क्या बताया मैंने आपको, Q बटे क्या होता है, A होता है। तो सिग्मा की यहाँ पर क्या पुट करेंगे वैल्यू, तो ये वाला डेरिवेशन आ जाएगा हमारा। अब यदि संधारित्र की धारिता को क्या माने, C माने, तो C बराबर हो जाएगा क्या होता है, Q बटे V होता है। तो यहाँ से V की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें हम लोग, तो ये आ जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला भाग उलट गुणित होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यही समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का क्या आ गया, व्यंजक आ गया। यदि हम वायु या निर्वात ले लें दोनों प्लेटों के मध्य, तो K की वैल्यू इस कंडीशन में कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी वायु या निर्वात के लिए, तो K की जगह 1 आ जाएगा। तो ये आ गया वायु या निर्वात में, यही समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। पर साथ में पूछा जाता है कि समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता कितने कारकों पर निर्भर करती है, तो जरा उसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है इस पर भी देख लें। तो C के सूत्र में A आ रहा है, D आ रहा है, और साथ में अगर ऊपर सूत्र देखो तो K भी आ रहा है। तो इस प्रकार आप देखते हो कि धारिता एक तो A पर निर्भर करती प्लेटों के क्षेत्रफल पर, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, और दोनों प्लेटों के बीच भरे हुए पराविद्युत माध्यम पदार्थ के पराविद्युतांक पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार C है 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है प्लेट के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आपकी धारिता बढ़ेगी, क्योंकि C और A में जो रिश्ता होता है वो कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती का। तो C अनुक्रमानुपाती A कहाँ से, ये सूत्र में देख लीजिए आप लोग, तो A बढ़ा तो C भी बढ़ेगा, अर्थात प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने से धारिता बढ़ती है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D नीचे आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता है, तो यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आप बढ़ाएंगे तो D बढ़ने पर C का मान क्या होगा, कम होगा। अतः धारिता यदि बढ़ाना हो तो D को कम रखना पड़ेगा, अर्थात दोनों प्लेटें एक दूसरे के थोड़ी पास होनी चाहिए। तीसरा, प्लेटों के बीच माध्यम पर, यदि प्लेटों के बीच K पराविद्युतांक माध्यम रख दिया जाए तो धारिता K गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यही समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक है। पहला है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दूसरा है प्लेटों का क्षेत्रफल, और तीसरा है प्लेटों के बीच रखे हुए माध्यम पर। धन्यवाद, जय हिंद।